है, जिसका असर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हड़ताल से जनता बेहाल। उत्तराखंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ ग्रहण के बाद आज से प्रदेश का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। सदन पटल पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ ही लेखा अनुदान पेश किया जाएगा। प्रदेश में आचार संहिता के खत्म होने और सरकार बनने के बाद अब एक बार फिर से हड़तालों का मेला सा लग गया है। बिजली कर्मचारी, पेंशनर्स, स्वास्थ्य कर्मी, बैंक कर्मचारी समेत कई तरह के संगठन एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद और नतीजे आने के बाद महंगाई के बढ़ने के कारण जहां एक तरफ आम जनता परेशान हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग संगठन के कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक बार फिर से सड़क पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वे उनकी मांगें पूरी करेंगे। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। संघर्षी था जो उन्होंने ये बात समझी। अगर उन्होंने 20 साल, जब हमारे उत्तराखंड को 21 साल हो गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतनी सरकारों के बावजूद ये बात समझी है कि खेल नीति लागू होनी चाहिए, चाहे हमारा संघर्ष है चाहे उनकी सोच है। बात उन तक पहुंची तो आप लोगों के द्वारा, क्योंकि मीडिया ने सहयोग किया, तो उन्होंने खेल नीति लागू करी। ये उनका एक शाबाशी है कि उन्होंने एक ऐसा सराहनीय कदम इतिहास बना दिया इस कदम से। और मुझे उम्मीद है कि अब वो दिलराज को नौकरी भी देंगे, एक और कदम उठाएंगे। अब बहुत हो गया मेरे लिए। मेरी बेटी कैसे दर की ठोकर खा रही है, लोगों से मांग मांग के उसको मैंने भेजा है। अब उनको सोचना चाहिए ना कि अब नौकरी दे देनी चाहिए ना। कब तक मैं करूंगी, मेरे घर में कोई भी नहीं है। चुनाव समाप्त होने के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पर, गैस के दाम पर, और तो और उन्होंने कहा कि जो थोक में डीजल लेगा तो सीधे 25 रुपये बढ़ा दिया। जो थोक में डीजल लेता है तो वो जो मैन्युफैक्चर करेगा उसका तो, ये सरकार ऐसी है कि एक हाथ से दे रही है, दोनों हाथों से लूटने का काम है, चरम पर है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर इसके विरोध में जो है कांग्रेस के लोगों का आह्वान किया है। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं, जिसमें भाजपा ने 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। लेकिन इसी के साथ ही वस्तुओं के दामों में इजाफा होने का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन और रूस का हवाला देते हुए सरकार लगातार कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता की कमर टूट चुकी है। इसे लेकर संसद में भी बहस हुई और विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा। वहीं आलम अब विधानसभा सत्र के दौरान हो सकता है कि जब विपक्ष महंगाई को लेकर सदन में चर्चा करेगा। हालांकि कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया है और महंगाई के मुद्दे को सड़क से सदन तक ले जाने की बात की है। तो वहीं कई संगठन के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड समेत देश भर में ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही सरकार से मांग की है कि सरकार ने जो 29 श्रम कानूनों को रद्द कर 4 श्रम संहिता बनाई है, उन्हें वापस लिया जाए। इस मांग को लेकर सोमवार को सीटू, इंटक, एटक और उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन समेत कई यूनियन संगठनों के कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया और बैंक कर्मचारी और LIC कर्मचारी ने भी सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने की चुनौती दी। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अपने धरना निजीकरण के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के खिलाफ, बैंकों का निजीकरण
करने जा रहे हैं, चरम सीमा पर है। रोजगार हमारे छीन लिए गए हैं। जो आपने डिफेंस के कारखाने निजीकरण कर दिया, बैंक का निजीकरण करने जा रहे, रेलवे की लाइनें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिया आपने। आप रोजगार दे नहीं सके, रोजगार आपने 10 करोड़ से अधिक छीन लिए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। राज्य सरकार की 50,000 वैकेंसी उनको नहीं भर रहे आप लोग। उपनल के द्वारा ठेकेदारी प्रथा पर और समान कार्य का समान वेतन हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको राज्य सरकार नहीं लागू कर रही और सुप्रीम कोर्ट चली गई। एक्चुअली है क्या कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले किसानों पर हमला किया गया, 3 काले कानून लाए गए, अब 4 ऐसे कानून लाए गए हैं जो मजदूर विरोधी हैं, जन विरोधी कानून हैं। जो अधिकार प्राप्त किए थे मजदूरों ने वो सारे समाप्त कर दिए, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, LIC हो, चाहे रक्षा संस्थान हो, हवाई अड्डे हो, रेलवे हो, सबके निजीकरण को के रास्ते पर ये केंद्र की सरकार जा रही है। देशभक्तों की सरकार सार्वजनिक संपत्ति बेच रही है। रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर ये सब सरकारी संस्थान निजी हो जाएंगे तो रोजगार का अभूतपूर्व संकट आएगा। दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस का दाम आसमान छू रहा है। ये तमाम बुनियादी सवालों को लेकर आज राष्ट्रव्यापी ये हड़ताल की गई है, जिसमें सारे केंद्रीय श्रम संगठन शामिल हैं। आज कोविड वॉर को इस तरह से धरना देना पड़ रहा है। सॉरी, धरना तो हम ये नहीं कहेंगे, अभी हमारा कार्य बहिष्कार है और शांतिपूर्वक है। हम अभी कोई लड़ाई नहीं कर रहे, हमारी प्रशासन से कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हुई अभी मेल जोल। कल से तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे कार्य बहिष्कार करने के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ज्यादा कुछ मांग नहीं है, कुछ नहीं है सरकार। हम अपनी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते, ठीक है, हमने अपने बाल बच्चे पालने हैं, परिवार, और हम इस अधूरे ऐसे टाइम पे अब जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा एक उम्मीद है यहाँ से रोजगार का कि चलो हम ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो भी सरकार हमें मानदेय दे रही हमें वो खुशी खुशी स्वीकार थी। जनता ने तो अपना मैंडेट जो है भाजपा को जो पुनः दिया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री से लोगों को बहुत सी आस उम्मीदें हैं। और मैं आजकल में भी मैं देखा हूं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं दून अस्पताल में जो कोविड के दौरान जो कर्मचारी जो वहां पर जिनको मतलब सेवाएं दी गई थी, सरकार ने उनको 31 तारीख का अल्टीमेटम देके ये कह दिया है कि आपकी सेवा समाप्त हो रही है। पहले तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, वैसे ही रोजगार सृजित करने के अवसर मिल नहीं पा रहे हैं। जो रोजगार पहले दिए हुए हैं कम से कम आप उसे मत छीनिए। इनके अलावा बिजली कर्मचारी, आयकर कर्मी और पेंशनर्स भी राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने भी सरकार से नियमितीकरण की मांग की है। वहीं अपने वेतन की मांग को लेकर नर्सिंग अफसर भी सरकार के प्रति आक्रोशित हैं। पहला दिन है और माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। अब बजाय उस पर चर्चा करने के आप धरने प्रदर्शनों की अगर बात करते हैं तो शुद्ध तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं। आपको उत्तराखंड के सरोकारों से कोई मायने नहीं है और आप राजनीतिक कारणों से सिर्फ अपने को हाईलाइट करने के लिए सब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। आपको चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ आपको पूरा मौका मिलने जा रहा है। अगर आपको कोई बात कहनी तो सदन में कही जानी चाहिए ताकि उस पर आगे निर्णय हो सके। जहाँ तक अभिभाषण का प्रश्न है, बड़ा महत्वाकांक्षी अभिभाषण रहा है। सरकार की भावी योजनाओं का भी उसमें जिक्र है, जो सरकार ने अभी तक किया है उसका भी उसमें जिक्र किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छी सरकार डिलीवर की, और अगर सरकार डिलीवर नहीं करती तो 47 सीटें थोड़ा ना हमारी आती। तो कहीं ना कहीं जनता ने उस पर मुहर लगाई। अभी ताज़ा ताज़ा मामला है और आगे भी जो हम कह रहे हैं उसको हम करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो कहा है वो भी किया है। कुल मिलाकर कई सारे संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि उनके मांगे पूरी की जाएं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पिछले कार्यकाल में ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कई हड़ताल कर्मियों की मांगों को पूरा किया था। क्या इस बार भी वह सड़क पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों को मांगों को पूरा कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर समूचे देश में देखा जा रहा है। वहीं इसके असर से उत्तराखंड भी अछूता नहीं, जिसमें जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के लोग हैं उनकी संख्या बहुत
ज्यादा है। तमाम नाराजगियां हैं, जो नया श्रम कानून है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, स्वागत है चर्चा में आपका। इसके अलावा राजकुमार जायसवाल, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका भी स्वागत है। पीसी थपलियाल, वरिष्ठ यूकेडी नेता, पीसी थपलियाल, आपका स्वागत है। और इसके अलावा संगीता शर्मा, आप प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ राम कंडवाल, अध्यक्ष देवभूमि बेरोजगार मंच, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो गए हैं। राम कंडवाल जी, स्वागत आपका भी। शुरुआत सबसे पहले सत्यवीर जी आपसे ही करेंगे। बड़े पैमाने पर हड़ताल हो रही है। जैसे हमने कृषि कानूनों को देखा कि उसको लेकर भी एक जोर शोर से मुद्दा उठाया गया, उसके बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। क्या यहाँ पर भी ऐसी स्थिति आने वाली है सत्यवीर जी? कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनी और जब रद्द किए तो जी सत्यवीर जी, अपनी बात कहिए। तो सत्यवीर जी से हम जानेंगे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो इस वक्त स्ट्राइक चल रही है, कई राज्यों में स्ट्राइक जोर पकड़ रही है। ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है, कई सारे संगठन इसमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों की है, जो इसका विरोध कर रहे हैं। जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है और बैंकों की जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तमाम सारी दिक्कतें हैं। उनका कहना है जो श्रम कानून आया है 12 घंटे काम करने का, उसके खिलाफ भी नाराजगी है। उनका कहना है सरकार इसे फौरन रद्द करे। सत्यवीर जी अपनी बात कह रहे थे, हम चाहेंगे सत्यवीर जी आप पुनः उसे दोहराएं। देखो, आपके टीवी स्क्रीन पे जो मैं देख पा रहा हूं कि तमाम कांग्रेस के नेता उसमें जाए हुए हैं, जिन्हें की जनता ने हराने का काम किया। आज कांग्रेस की वो स्थिति हो चुकी है कि वो करे क्या, ठीक है। आज वो इतनी उसमें जा चुकी है कि उनके पास आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अब इन्हीं नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पा रहे, इसीलिए इन सब चीजों में वो पढ़ना। अरे सत्यवीर जी, जो ये धरना हो रहा है, हड़ताल हो रही, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये कर्मचारी हैं। कांग्रेस के नेता इसमें आप मुझे पूरा सुनिए, इसमें कांग्रेस के नेता सम्मिलित नहीं है क्या? कांग्रेस अगर विपक्ष तो आवाज उठाएगा ना, विपक्ष का तो काम है। अगर जनता अगर किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर आई, विपक्ष को सदन में आना चाहिए। आज से सदन शुरू हुआ है, नई सरकार का गठन हुआ है, माननीय राज्यपाल का उद्बोधन हुआ है और कितना अच्छा उन्होंने यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उद्बोधन दिया है। उसमें उनको भाग लेना चाहिए, वहां पर उनको आवाज उठानी चाहिए और पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए और उनकी आवाज को सुना जाएगा, जो जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में वो बात कहना चाहेंगे। मगर इस तरीके से अब जब जनता ने उनको नकार दिया है, कि उनको इस तरीके से पटकनी दी है कि वो कहीं लायक नहीं रहे, आज वो जनता को फिर से भटकाने का वो कर रहे हैं। मगर इनका ये प्रयास कभी भी पूरा नहीं होगा। दूसरा, हमें जो जहां से भी जो उत्तराखंड के हित में जो मांग आएगी, हम उस पर काम करेंगे। पिछले 5 सालों में भी जो हमने काम किया है उस पर जनता ने मोड़ लगाने का काम किया है। हमने उनके हित में कार्य किए, राज्य के हित में कार्य किए, महिला सशक्तिकरण के हित में कार्य किए, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ के हेल्थ सर्विसेज, यहाँ के एजुकेशन, यहाँ के जल जीवन मिशन के तहत जिस प्रकार गांवों को जोड़ा जा रहा है, शहरों को जोड़ा जा रहा है, हमने तमाम कार्य किए जो उत्तराखंड के राज्य के हित में हो, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। हमने तो कार्य किया। हम तो विपक्ष को न्योता देते हैं, आइए, आपको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, उस सदन के अंदर आइए, अपनी बात उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मगर इस तरीके से अगर भटकाने का काम किया जाएगा तो इस तरह की राजनीति उत्तराखंड के जनमानस बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं करेगी। अब आप देख लीजिए, कल इन्होंने एक का निष्कासन किया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, मगर रात को जाके उसी के साथ वो जाके मीटिंगें करते हैं। तो आप देख सकते हो, कुल मिला के ये कोई भी अपना रोल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, इनका कहना है कि आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो भी समस्या है सदन में उसकी आवाज उठाइए। सत्यवीर जी, पहले तो आप ये बताइए, जो ये हड़ताल हो रही है, आप इस विषय पर बात कीजिए। अभी तक आपने क्या किया, इसे तो आप छोड़ दीजिए। जनता को पता है कि अभी तक आपने क्यों किए हैं। और ये कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग नहीं है जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये ट्रेड यूनियन के और तमाम जो श्रमिक संगठन हैं उनके लोग बैठे हुए हैं। चाहे उसपे हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, तो वो क्यों आपकी सरकार से इतना असंतुष्ट हैं? जो देशव्यापी हड़ताल चल रही है, तो क्यों आप उनकी मांगों को मान नहीं लेते कि वो हड़ताल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहां से हड़ताल करके हट जाएं? आप तो
सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। जब आपके अपने काम हो नहीं पाते और जनता आपसे नाराज है, इतना बड़ा मैंडेट आपको जरूर दिया, लेकिन आज जो कंडीशन आपके सामने है, आज जो स्थिति है, वो भी कहीं ना कहीं जनता की ही स्थिति है। जनता ही अपनी समस्या को लेकर बैठी हुई है और तमाम श्रमिक संगठन है। हम एक आध की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे श्रमिक संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, आशा कार्यकर्ता अपना जो है वेतनमान बढ़ाने की बात कर रही है, पुरानी पेंशन बहाली की बात हो रही है, बिजली कर्मचारी हमारे जितने हैं वो सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, आपकी सरकार इसमें क्या करने वाली है? दूसरों पर दोषारोपण मत कीजिए। ठीक है राजकुमार जी, जैसा कि कहा सतवीर जी ने कि कांग्रेस पार्टी बरगला रही है लोगों को, सदन में आकर अपनी बात कहे, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा वास्तविक मुद्दों का जवाब देने से भागती रही है। झूठ बोलकर ये केंद्र सरकार ने सत्ता में आ गए, सिर्फ 12 सीटों से ज्यादा ये सत्ता में आए हैं, ज्यादा इनको प्रचंड बहुमत नहीं है, 23 सीट हारे भी हैं, और एक विपक्ष नहीं होगा तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? अगर जनता कहीं पीड़ित है, उनकी मांगे मनवाने के लिए विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो इसका मतलब विपक्ष उनको भड़का रहा है। अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसका समर्थन करना गलत है क्या? आज आप ये देखिए, कोरोना काल में 600 से ज्यादा बच्चों ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, छोटी उम्र के बच्चों ने वहां पर अपनी सेवाएं दी, अपने जीवन को दांव पे लगाया। आज उनको आपकी सरकार बनती है, आपने सबसे पहले बाहर कर दिया। कहीं मानवता है आपके अंदर? कितनी सैलरी दे रहे थे आप उनको? 2 लाख रुपए सैलरी देते, 30-40 हजार रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं थी उनको। कम से कम हमको अभी उत्तराखंड को बढ़ाना है, उनकी आवश्यकता आज भी हमें, उनके लिए हमें कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालना चाहिए था हटाने से पहले, और उनको नोटिस देना चाहिए था। दूसरा रहा, आज पूरे देश में बैंकों की हड़ताल है, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश अस्त व्यस्त है, सारे ट्रांजेक्शन रुके हुए हैं। आप कहीं ना कहीं आप जो निजीकरण कर रहे हैं बैंकों का, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, मगर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। वो कर रहे हैं कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप अपने मित्रों को, उनके बैंकों को ऊंचा ब्याज लेकर देश की जनता को लूटने का रास्ता निकाल रहे हैं। इसलिए आप हमारे नेशनलाइज बैंकों का यहाँ पर उनका निजीकरण करने में है। आपको कहीं ना कहीं अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम इसलिए निजीकरण कर रहे हैं क्योंकि वास्तव में आपकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए जनता के बीच में आप जाके बता नहीं सकते हैं। इलेक्शन के पहले भी तमाम सारी हड़ताल हो रही थी, तमाम संगठन हड़ताल पर थे और पुष्कर सिंह धामी ने उनकी बात को समझा था। क्या इस बार भी वो स्थिति होगी? एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियन की जो हड़ताल इस वक्त चल रही है देश के तमाम राज्यों में और उत्तराखंड में भी इसका असर देखा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। हम सीधा आएंगे, हमारे साथ राम कंडवाल बने हुए अध्यक्ष है देवभूमि बेरोजगार मंच के। राम कंडवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे जो श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, कैसे देखते हैं उसको?
देखिए, काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है पहले से भी, और जब से भाजपा के खिलाफ हम पहले भी आंदोलन कर रहे थे, ये आज का मामला नहीं है। इससे पहले अगर मैं खुद अपने बेरोजगार संगठन की बात करूं तो हमने कई आंदोलन चुनाव से पहले किए थे, लगातार बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे थे, और हमारी मांग थी कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी अपने चरम पर है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें बेरोजगारी में उत्तराखंड टॉप पर रहा है शुरुआत से 2017 से, और आज तक अभी भी उसी पोजीशन पे है। तो उस पर क्या सरकार क्या सोच रही है? अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो 2 सरकारों ने, अभी अगर आप देखेंगे तो पंजाब सरकार ने तुरंत ही ऑर्डर दे दिया अपनी पहली कैबिनेट में कि 25,000 हम सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। इसी हिसाब से अगर योगी आदित्यनाथ की भी बात करूं तो उन्होंने भी 22,000 का दे दिया है। लेकिन ये जो सराह पर बिल्कुल भी मतलब एक भी पद अभी तक इन्होंने बोला नहीं है कि हम जो इतनी सरकारी भर्तियां निकालने जा रहे हैं। एक आंदोलन किया था चुनाव से पहले उत्तराखंड पुलिस भर्ती में थी, उसको लेकर बड़ा आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें जिताओ और हम आपको बुलाएंगे अगले दिन। और आज लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं, ये मान के चलिए रिजल्ट आए हुए, हम लगातार फोन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे बिल्कुल नहीं, मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा रहा है। अब आप ये सोचिए, हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या क्या करेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि चर्चा करो, आओ मिलो, चर्चा करो। अरे तो चर्चा का समय जब आप दोगे हमें, तभी तो बेरोजगार आपसे मिलेगा। ऐसी थोड़ी कुछ हो जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो परीक्षाएं कराता है सरकारी नौकरी की, उसमें लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें हम लगातार देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो अभी हाल ही में दिखा वन दरोगा परीक्षा में, उसमें देखिए 332 क्वेश्चनों को अचानक से हटा दिया गया, जिसके बाद हम बेरोजगार जो है कहां चले गए? हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट में डेट पे डेट हमें मिलती है और सरकार हमारी सुनती नहीं है। लगातार इस पर भी हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे हाल फिलहाल में। तो बेरोजगारी में सरकार का क्या मोटो है, ये हमें बताइए तुरंत, नहीं तो जो है बेरोजगार सड़कों पर उतर, पहले भी चुनाव से पहले था और आगे भी चुनाव के बाद होगा। ठीक है, पीसी थपलियाल जी के पास आएंगे। पीसी थपलियाल जी, रोजगारी जो है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, शुरू से बना हुआ है, खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें। उस दिशा में जैसा कि कहा कि पंजाब में घोषणा कर दी गई, उत्तर प्रदेश में घोषणा कर दी गई है, क्या लगता है बहुत जल्द पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं नौकरियों को लेकर? देखिए, नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान करने के देखा जाए तो उसकी आर्मरी खाली है, कुछ नहीं होने वाला है। और दुर्भाग्य यह है कि पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं नौकरियों के कारण ही इतनी बड़ी कुर्बानियां शहीदों ने दी हैं, और माताओं की जो इज्जत लूटी गई है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके पीछे इन सर्विसेज थी। क्योंकि उत्तराखंड संपूर्ण रूप से नौकरी पेशा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वो खेत खलियान नहीं है जो हमारे पेट भर सके। यहाँ पे हम खच्चर, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी ये भी नहीं चला सकते कि जिससे कि हम अपना वहाँ पे ठेलियां लगा पाए। ये तमाम चीजें नहीं है। इसलिए एब्सोल्युटली उत्तराखंड का जो नौजवान है वो नौकरियों पे डिपेंड करता है। और फौज में जाकर वहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 साल से फौज की भी भर्तियां इन्होंने नहीं की है, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार खुली अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पैरोकार है। ये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को इसने खुले दरवाजे इस इतने बड़े देश को, क्योंकि हमने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था कि जो हमारे नरसिम्हा राव जी ने जिसकी शुरुआत की थी, लेकिन वे कंट्रोल वे से कर रहे थे, इस चीज को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। लेकिन इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई है, इन्होंने ऐसा खुलेआम कर दिया है कि कुछ ही दिनों में त्राहिमाम तो अभी टेलर दिखाई दे रहा है। इस देश में 80% जनता त्राहिमाम करेगी। इतनी बड़ी कब तक ये खाना खिलाएंगे? 5 किलो राशन दे रहे हैं। इनके अडानी और अंबानी जब थक जाएंगे, हार्ट सब करके वो भी भागेंगे। देख नहीं रहे कि रिलायंस के पेट्रोल पंप तक भी भागने के लिए तैयार हो गए, क्लोज करने के लिए तैयार हो गए। इन लोगों को राज्य इस देश को संचालन करना नहीं आता। और इनकी जो भर्तियां 47 विधायक जो इन्होंने अभी हमें दिए, तो उनमें देखा नहीं आपने एक भी ऐसा विजनरी नेता नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बना पाते। उनको हारा हुआ आदमी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये स्थिति, और तमाम लोग यहाँ पे रहे इस प्रक्रिया के लिए। तो इनको पता ही नहीं है कि हड़ताल किसकी हो रही है। ये बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के लोग नहीं,
श्रमिक संगठन इसमें सरबत कर रहे हैं। और हीरा सिंह बिष्ट जो उनको दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस श्रमिक यूनियन का आज से नहीं कई सालों से उनका लीडर है हीरा सिंह बिष्ट जी, इसलिए वो वहां पे दिखाई दे रहे हैं। इंटेक के वो अध्यक्ष हैं। इसलिए और आप तमाम जो लेफ्ट यूनियन है हमारी, वहां पे सीपीआई है, सीपीएम है और वामपंथी, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये साम्यवाद समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद, और पूंजीवाद के प्रोकार करने वाले लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को चादर से इन समस्याओं को ढकने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। ये इतनी बड़ी समस्या इस देश में आने वाली है कि भगवान ही मालिक है कि किस तरह से इस देश को बचाया जा सके। वास्तव में ऐसे हाथों में हमारा देश चले गया, फिर से जनता भूल पे भूल करती जा रही है और वही भूल उत्तराखंड में भी कर दी है। और हमारे अपूत संपदाओं के मालिक उत्तराखंड के युवा आज चौराहे में नंगे भूखे खड़े हुए हैं इन लोगों के कारण। इसलिए ये लड़ाई जो आज शुरू हुई है, इस लड़ाई का बहुत बड़े ढंग से तमाम लोग जो जनता है इसके साथ खड़ी है और इसको ऐसे अमांग तक बचाएगी, क्योंकि ये तो अब बैंकों को विदेशी कंपनियों को बेचने जा रहे हैं। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। इन्होंने ऐसा एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन जो है ये मुद्दा काफी पहले से उठता रहा है और इससे जो स्ट्राइक में ये बात बहुत तेजी से उठाई जा रही है। सतवीर जी से आपसे रिएक्शन लेंगे, उससे पहले कुलदीप जी के पास सीधा आएंगे। कुलदीप जी, जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं इसका व्यापक असर नजर आ रहा है। ज्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं वो बैंक के हैं, अलग अलग सेक्टर्स के भी हैं, लेकिन जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये प्रमुख रूप से ओपीएस भी इसमें शामिल है। कैसे देखते हैं ये जो हड़ताल है, इसका असर पड़ेगा? सरकार जो श्रम कानून है उसमें बदलाव करेगी? कुलदीप जी। देखिए शैलेंद्र, ये जो आपने सवाल किया है, इस सवाल में जो आपने अंत में पूछा है उसका मैं सबसे पहले जवाब दे दूंगा, क्योंकि इस हड़ताल का फर्क पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ट्रेड यूनियंस को वास्तव में सरकार पर दबाव बनाना था तो ये जो हड़तालें आज हो रही हैं, अगर ये हड़तालें 2 महीने पहले होती, जब 5 राज्यों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो रही थी, तो ये हड़तालें सरकार पर ज्यादा दबाव बना सकती थी और जनहित में ज्यादा बेहतर इनके परिणाम निकल के आ सकते थे। ठीक है। वहीं दूसरी बात जो आपका पहला सवाल है, सवाल का जो कुलदीप जी आपको रोकेंगे, इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लेखा अनुदान लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आएंगे कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी अपनी बात कह सकते हैं। जी शैलेंद्र, और दूसरी बात यह है शैलेंद्र कि आज मैं जब इस बहस के लिए आ रहा था, कल और आज में जो ये हड़तालें रही हैं, और मैंने आम आदमी से बात करने की कोशिश की, आम जन से बात करने की कोशिश की, उनसे जानना चाहा कि इन हड़तालों को लेकर के आम व्यक्ति क्या सोचता है, आम जनता क्या सोचती है। तो शैलेंद्र, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बैंक कर्मियों के प्रति आम जनता में इतनी नकारात्मकता है और नाराजगी है कि मैं इस चीज को नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों है। और जब मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि इनका बैंक कर्मियों का जो अमर्यादित आचरण होता है, जब वहां पर कोई व्यक्ति अपने पैसे को जमा करने या उसका आहरण करने, उसको निकालने के लिए जाते हैं या बैंक से संबंधित अन्य कार्यों के लिए जाते हैं, तो जिस प्रकार से बैंक कर्मी उनके पास जो आचरण करते हैं, उनको जो घुमाते हैं तमाम सारी चीजों को लेकर के, और कई लोगों ने मुझे मोबाइल फोन पर कुछ वीडियो भी दिखाए कि जनता लाइन में खड़ी है, बैंक कर्मी वीडियो गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ऐसी तमाम सारी चीजें। तो जनता की जो नाराजगी इन लोगों के प्रति थी, तो ये मेरे लिए एक बड़ा असमंजस की स्थिति थी कि एक तरफ तो ये जो आंदोलन है, ये क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन ट्रेड यूनियंस में जो लोग हैं, ये भी तो हमारे समाज के बीच से निकल करके आते हैं, इन्हीं का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जो समाज में लोग रह रहे हैं, जो भोक्ता वर्ग है, जो इन बैंकों से जुड़ा हुआ है, जिनकी वजह से ये बैंक हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक और मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी नकारात्मक स्थिति थी कि बैंक कर्मियों के प्रति, और लोगों का कहना था कि ये, मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मर्यादित नहीं होगा, लेकिन वो बड़ी नाराजगी उनकी बैंक कर्मियों के प्रति दिखाई दी। और पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं कि लगभग 1500 करोड़ का नुकसान उत्तराखंड में हुआ है बैंकों के माध्यम से। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो जनता की नाराजगी भी है।
अब जहां तक श्रम कानूनों को लेकर के बात उठी है, तो समय के साथ चीजें बदली हैं, परिदृश्य बदला है, काम करने, श्रमिकों के काम करने के तौर तरीके बदले हैं, तकनीक ने बहुत बड़े बदलाव लेकर के आए हैं। एक बड़ा आंदोलन तब हुआ था जब इस देश में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, और हमारा बड़े छोटे रहे होंगे, यहाँ कई हमसे बड़े उम्र में बड़े प्रवक्ता बैठे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के। तो उसमें इस वक्त एक पुरानी फिल्म है दलीप कुमार की, नया दौर, ये एक जिसमें आम जन की मशीनों के साथ जो लड़ाई थी और रोजगार को लेकर के, क्योंकि मशीनों के आने से सबसे पहले बेरोजगारी बढ़ी थी, क्योंकि जो काम आम मजदूर क्या करता था वो उसके मुझसे छिन गया था। तो फिर लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदली, नई चीजें आई। तो ये जो तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं, इसको समझने की जरूरत है, इसको समाज में ले जाने की जरूरत है। और राजनीतिक कारणों से हड़ताल होना, मैं इसको कतई सही नहीं मानता हूं कि आपका राजनीतिक विद्वेष है इसलिए हड़तालें हों। उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति बड़ी खतरनाक है, बल्कि हमें बेरोजगारी के बजाय ये शब्द इस्तेमाल करूं कि यहाँ राजकीय नौकरियों की स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो ये ज्यादा सुलभ रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था इन्हीं आधारों पर हुआ था कि भाई उत्तराखंड में नौकरियां नहीं है। और जैसा पीसी सतलाल साहब ने बताया अभी कि उत्तराखंड आंदोलन में ये बड़ी प्रमुख मांग हुआ करती थी, और हम लोग उस समय कॉलेजों में थे, तो रोजगार को लेकर के भाई, क्योंकि हमारे सारे लोग पहाड़ के लोग पेंशन पर आधारित पहाड़ की अर्थव्यवस्था कही जाती थी, और लोग फौज में नौकरी करते थे, और उन्हीं की पेंशन से एक बड़ा हिस्सा जो है पहाड़ की अर्थव्यवस्था में माना जाता था। राज्य बनने के बाद ये आस जगी कि भाई हमारा पुलिस बल होगा, हमारा शिक्षा तंत्र होगा, यहाँ की योजनाओं पर हमारा पहाड़ का अधिकार होगा, तो रोजगार, नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे, विभागों का पुनर्गठन होगा, नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे, नए पद सृजित होंगे, रोजगार के नए उपक्रम बनेंगे, इंडस्ट्रियां आएंगी। लेकिन दूरदर्शी नेतृत्व और दूरगामी योजनाओं के अभाव में पिछले 20 सालों में 22 सालों में उत्तराखंड में बेहद निराशा हुई है। जिस गति से इसको आगे बढ़ना चाहिए था, ये बिल्कुल उस गति से आगे नहीं बढ़ा है। उसके बावजूद जो जनता ने जनादेश बीजेपी को दिया है, अब बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है सरकार आने पर। अब जो नौकरियों को लेकर तमाम बातें की जा रही थी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों नेताओं की तरफ से, हम अगर सत्ता में आएंगे इस बार भर्तियां निकालेंगे, नौकरियां निकालेंगे, जो बेरोजगारी इसको हम कम करने का काम करेंगे। सत्यवीर जी, जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि पंजाब में ऐलान कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दिया गया है, क्या अब ये माने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी इसका ऐलान करेंगे कि कितनी भर्तियां निकाली जाएंगी सरकार की तरफ से नौकरियों को लेकर? तो जब इससे पहले जब हमारी सरकार थी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मदन कौशिक जी थे, तब उन्होंने सदन के पटल पर आंकड़े रखे थे। जब हरीश रावत जी ने बोला था कि अगर 300 नौकरियां भी अगर भाजपा गिना देगी, तो उन्होंने सदन के पटल पर जब आंकड़े रखे थे वो कई गुना उनके उससे बहुत आगे निकले थे। फिर उसके बाद कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने प्रदेश मुख्यालय भाजपा में मीडिया के बंधुओं के सामने हर विभाग के आंकड़े रखे। तो हमने तो रोजगार देने के अनेक प्रयास किए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, सतवीर जी आपको रोकेंगे माफी के साथ। इसी बीच पूर्व सीएम हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। पीड़न हो रहा है, उससे बहुत आहत हूं, बहुत उद्वेलित हूं। लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं। सत्ता निरंकुश होकर यदि उनके विरोध में काम करने वालों को प्रताड़ित करेगी तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन से ही कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विशेष तौर तो हरीश रावत जो है वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। पीड़ा अपनी पार्टी को लेकर भी है, पीड़ा बीजेपी को लेकर भी है। वापस आएंगे सतवीर जी के पास। सतवीर जी अपनी बात आप कर रहे थे, हम चाहेंगे उसे पूरा करें। पहले हरीश रावत जी के इस वक्तव्य में थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। हरीश रावत जी की पीड़ा एक ही है कि उनके गुट का वो नेता प्रतिपक्ष बन सके, और जिस प्रकार से उन्होंने परसों बयान दिया था जो अखबारों में और मीडिया के बंधुओं ने सबने चलाया। नहीं। सत्यवीर जी, हरीश रावत ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बने इसकी जिम्मेदारी हमने खो दी है। अब ये
जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फैसला लेगा या फिर कोई और फैसला ले, उन्होंने इससे साफ मना कर दिया, उस पर मत जाइए। हमारे भी संपर्क कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वहीं से ये सूत्र आए हैं निकल के कि अभी भी इतनी लड़ाई है अंदर की, ये दिल्ली तक पहुंचना मुश्किल है, दिल्ली को तय करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पर जिस प्रकार की गुटबाजी हो रही है। अब मैं दूसरे वक्तव्य पे आता हूँ। इस राज्य को बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि दशकों से यहाँ की महिलाएं, वीर महिलाएं और यहाँ के नौजवानों ने बलिदान दिया है, इनके जो बलिदान को कौन समझेगा, और इसकी इस राज्य की भौगोलिक स्थितियां ऐसी है कि इसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने उस समय यहाँ की स्थितियों को समझा, यहाँ के बलिदान को समझा, तब इस राज्य को बनाया, इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया, इस राज्य को विशेष औद्योगिक का राज्य दिया। मगर कांग्रेस ने क्या किया, विशेष राज्य दर्जा भी खत्म करवाया और यहाँ के जो औद्योगिक पैकेज, विशेष औद्योगिक पैकेज था, उसको भी खत्म कराया। इनकी तो कभी भी इस राज्य के प्रति कभी सही दृष्टि रही नहीं, इस राज्य को बनाने के सतवीर जी, पिछला कार्यकाल आपका रहा है, बीजेपी ने 5 साल शासन किया है और फिर से आपको जनता ने चुना है, तो पिछली बातें मत कीजिए। अब जो स्थिति है, वर्तमान में क्या हालात हैं, जो हड़ताल चल रही है उस पर आइए कि हड़ताल खत्म करने के प्रयास के लिए सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाए जाएंगे। सत्यवीर जी, सरकार जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे उनके साथ बैठ के उन विषयों पे चर्चा करेगी। ये सभी हमारे उत्तराखंड के नागरिक हैं, इनकी जो जायज मांग होगी उसको माना जाएगा उत्तराखंड के हित में। दूसरा, मेरा इनसे विपक्षी दल से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आइए, सत्र चल रहा है, सत्र में आके अपनी बात रखिए उत्तराखंड के हित की, जो जनमानस की अगर आपके बीच में से कोई आवाज आती है उस बात को आज सुना जाएगा। दूसरा, हमने अभी बात हुई थी कि महिलाओं के लिए क्या कार्य किए, हमने भोजन माताओं के लिए, आंगनबाड़ी के लिए उनका मानदेय बढ़ाया, उनका सशक्तिकरण के लिए बढ़ाया। हमने जल जीवन मिशन के नहीं, जब यहाँ पर 7% जल से नल पहुंचा था, हमने 47% पहुंचाने का कार्य किया, उसको हम प्रत्येक घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यहाँ पे अनेक औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे कि यहाँ के नौजवानों को या और मजबूती से कार्य हो सके। जिस प्रकार नितिन गडकरी और भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से जिस प्रकार उनका विशेष लगाव उत्तराखंड के प्रति कि यहाँ पर प्रत्येक गांव अपने ठीक है रोडों से सत्यवीर जी, रोकेंगे आपको तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें। इस वक्त ये तस्वीरें सदन के अंदर की तस्वीर हमको दिखा दें। महंगाई का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, भाजपा का आमजन को इनाम का बैनर लेकर एक महिला बैठी हुई है और जो पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं उसका बैनर लिए नजर आ रही है। तमाम सारे मीडिया बंधु जो हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, तो बड़ा सा बैनर लिए महिला नजर आ रही है। आदरणीय महामहिम जी जब का जो अभिभाषण होगा उसमें जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई है, जिससे आमजन का जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से दुश्वार हो गया है, उसके लिए उनके द्वारा सरकार को सख्त आदेश दिए जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी इस बढ़ती हुई महंगाई से जिससे आम जीवन का जो जन का जीवन है वो त्रस्त हो चुका है, उसका कोई जिक्र नहीं था। आज देखिए कि गैस सिलेंडर 9 से 70 रुपए पार हो गया है, पेट्रोल 97 और वहीं डीजल जो है 90 के पार हो गया है। इन सब वजह से लोगों का आम जीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। महिलाओं के लिए घर चलाना, भोजन बनाना दुश्वार से दुश्वार हो रहा है। जो लोग काम पर जाते हैं वे कैसे जाएंगे जब इतना पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। डीजल के दाम बढ़ने से जो और खाद्य पदार्थ हैं वो भी आसमान छू रहे हैं। तो जनता के लिए, आम जन के लिए तो कोई काम ही नहीं है। तो विपक्ष में हम विधायक हैं और जनता के द्वारा आज हमें प्रदेश के लोकतंत्र के इस मंदिर में आने का अवसर मिला है और मेरा ये उत्तरदायित्व था कि आज, पहले मुझे उम्मीद थी कि इस बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ ना कुछ कड़े जो हैं आदेश दिए जाएंगे, लेकिन नहीं। तो आज हमने इस बात को उठाया है और हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि सरकार कम से कम प्रदेश में जिस प्रदेश ने, जिस देशतुल्य जनता ने ये मैंडेट, तो विपक्ष की तरफ से बैनर लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। आपको बता दें हरीश रावत की ये बेटी हैं जो इस बार विधानसभा का चुनाव जीती हैं और वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखो सतवीर जी कुछ कह रहे थे। ये देखो, सदन के अंदर जो आवाज उठानी चाहिए वो एक धरना प्रदर्शन के पहला दिन था, ठीक है, किस
किसी की भी आवाज को सुना जाएगा, सदन के अंदर सुना जाएगा विपक्षी दल की। मगर जिस प्रकार से इन्होंने ये दिखाना चाह रहे हैं, इसका सीधा सीधा ये कहने का मतलब ये है कि हमारे गुट का होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष। ये उसकी लड़ाई है, केवल जनता को गुमराह करने का एक माध्यम है कि हमारे गुट का होगा तो इस पर हम आगे साथ देंगे, नहीं तो हम इस प्रकार के प्रदर्शन करेंगे। सत्यवीर जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई यहाँ कहां से आ गई? वो अगर महंगाई, पेट्रोल और गैस को लेकर अगर अपना दुख जाहिर कर रही जनता की परेशानी को लेकर अगर सदन में पहुंच रही हैं, इसमें नेता प्रतिपक्ष वाली बात कहां से आ जाती है? व्यक्तिगत मामला है। देखो, आम जनता के सरोकारों से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उनको अपनी केवल राजनीति चमकानी है, चाहे वो उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। अब आज राज्यपाल का जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजकुमार जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है, अनुपमा रावत नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने चेहरे को आगे रखना चाहती हैं, ऐसा कहना है सतवीर जी का। जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड और देश की जनता लगातार 5 दिनों से पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइस से बिल्कुल परेशान हो चुकी है। डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं। जनता की चुनी हुई नेता है, विधायक है, जनता की आवाज को सदन में उठा रही है, तो उनका हक है और जनता के प्रति उनका कर्तव्य बनता है। सदन के अंदर उठाओ ना, सदन के बाहर कहाँ उठा? मैं यही तो कह रहा हूँ, सदन के अंदर आइए। स्वागत है, सदन के अंदर स्वागत है। सदन के बाहर भी उठाएंगे, सड़कों भी उठाएंगे और निश्चित पहला दिन है मान्यवर, पहला दिन है, सदन के अंदर आइए, स्वागत है। आप राज्यपाल का अभिभाषण था, उस अभिभाषण को सुनते, फिर उसके बाद जो करना होता वो अगली लाइन होती है आपकी। बिल्कुल निश्चित रहिए। आपका हर जगह विरोध होगा, जहां जनता को परेशान करने के लिए आपके द्वारा ऐसे प्रयास किए जाएंगे। आज की पेट्रोल प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के प्राइस बढ़ाए, गैस के प्राइस। आज के दिन में कांग्रेस की वो हालत है कि अब वो ये समझ नहीं पा रही है कि 5 साल हम करेंगे क्या। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को रोकने का, हम विपक्ष में बैठे हुए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप अपना 5 साल हमने यहाँ सरकार चलाई है और बिना भ्रष्टाचार की सरकार चलाई है, और केंद्र हमने बिना भ्रष्टाचार की सरकार दे, और भ्रष्टाचार पे वो हमको भाषण दे रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा और उनका परिवार बेल पर है नेशनल हेराल्ड के केस में, जिनके दामाद भ्रष्टाचार के केस में बाहर है। पी चिदम्बरम जो 2 महीने भ्रष्टाचार के केस में अंदर रह गए, वो आज हमें भ्रष्टाचार का ज्ञान बांट रहे हैं। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्रियों में क्या आरोप रहे हैं, क्यों हटाया हमारे मुख्यमंत्रियों को? हमारे किसी मुख्यमंत्री पे भी एक पैसे का आरोप नहीं है। अब उसी का परिणाम है कि जनता ने हमें भरपूर समर्थन, प्रचंड बहुमत दिया है। आपने एक विषय रखा कि वाजपेयी जी ने यहाँ पे जिनकी पुत्री अभी ये सदन के बाहर बैठी हुई थी, जो बड़ी बड़ी तथ्यां दिखा रही थी, उनके पिताश्री का मुख्यमंत्री आवास में ऑडियो और वीडियो पूरे भारत के लोगों ने देखा है, उत्तराखंड के जनमानस में देखा है, इसी मीडिया ने दिखाया था। अगर वो उस समय की स्थिति वो संभाल लेते तो आज ये स्थिति न होती कि आपको विपक्ष में आना पड़ रहा है। आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, आप उस पैकेज को बढ़वाइए। आप यहाँ पे बेरोजगारी खत्म करने के लिए पैकेज बढ़वाइए, आप क्यों नहीं करते? आप जितने भी काम गिनवाते हैं, हमें उत्तराखंड के हित में जो भी कार्य होंगे हम करेंगे, चाहे यहाँ पर रोडों का बनाना, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे स्कूल के क्षेत्र में, हमें जो भी कार्य करने होंगे हम करेंगे, और जो हमें सुझाव आएंगे हम उस पर भी अमल करेंगे। धामी की मात्र घोषणाएं हैं, उनका कोई जियो अभी तक पारित नहीं हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी का सदमा इनको इतना लगता है कि इनका रात की नींद भी हराम हो जाती है। इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति यदि कोई है, कोई नेता है, जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करिए, इस सदमे से बाहर आइए। में था, मगर कहीं ना कहीं आप लोगों ने झूठ बोल के सत्ता को क्या है, और रही आज जनता अपना हक मांग रही है तो आप वहां से पीछे हट रहे हैं, और जनता को अपना हक चाहिए। आज बेरोजगारी को खत्म करने की बजाय जनता को 5 साल हक दिया, इसीलिए हम ठीक है, आप दोनों को ही रोकेंगे, वक्त कम है हमारे पास। सीधा कुलदीप जी के पास आएंगे। कुलदीप जी, जो सड़कों पर इस वक्त हड़ताल की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तमाम जो संगठन हैं उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं, इसके अलावा महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी अनुपमा रावत को हमने देखा, तो क्या लगता है सदन की जो शुरुआत हो रही है हंगामेदार होने वाली है? कुलदीप जी देखिए, मैं तमाम लोगों की बातें सुन रहा था। जनता के मुद्दे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन के भीतर उठे और विधायक उसको सदन के भीतर उठाए, भले ही उनकी राजनीतिक पार्टियां उसको सड़कों पर आंदोलन के माध्यम से उठाए, लेकिन विधायकों को मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके भीतर ये होना चाहिए कि वो मुद्दे
सदन के भीतर उठाए, उनकी कारगरता, उनकी मारक क्षमता वहां और ज्यादा होगी अगर वो सदन के भीतर मुद्दों को उठाते हैं। बाहर उठा करके आपको मीडिया पब्लिसिटी मिल सकती है, लेकिन जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जनता को लाभ तभी मिलेगा अगर आप सदन के भीतर जो विधायिका है उसके नियमों के अंतर्गत सवाल लगाते हैं और सरकार को उस पर जवाब देने के लिए अगर आप मजबूर करते हैं तो आपकी सफलता है। जहां तक हड़तालों की बातें, देखिए आज तक किसी भी हड़ताल ने कभी भी ऐसा नहीं है कि जनता को परेशान न किया हो। हड़तालें हमेशा से जनता को परेशान करती रही हैं। हड़तालों को लेकर के जनता का और खासकर इसमें कर्मचारियों को लेकर के जो नजरिया है, क्योंकि मैं ये बात अपने उससे नहीं कह रहा हूँ, ये बात भी जनता के बीच से निकल करके आती है। हम जनता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब राजकीय कार्यालयों में जाती है जनता कामों को लेकर के और वहां उनके साथ जो व्यवहार होता है और उसके बाद जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो ये वही व्यवहार उनका जनता उनके प्रति बताती है कि भाई ये जब अपनी कुर्सी पर होते हैं तो ये किस तरह से व्यवहार करते हैं और अब इन पर अगर अंकुश लगाया जा रहा है तो ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें निकल करके आती हैं। ये दोनों पक्ष हैं, ये इनका भी पहलू है, ये जनता का भी दोनों का ही पहलू है, लेकिन कुल मिलाकर जनता को कितना फायदा पहुंचेगा इस बात पर जोर देना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इस वक्त जो हड़ताल चल रही है देश में, जिसका असर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। ट्रेड यूनियन की ये स्ट्राइक है, तमाम संगठन मौजूद हैं। इसके अलावा महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। सदन की सत्र की शुरुआत भी आज होने जा रही है। इसको लेकर भी अब क्या हंगामेदार सत्र होगा, विपक्ष कितनी जोरदार तरीके से अपना मुद्दा उठाता है, अपनी आवाज उठाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। आप रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।